हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं संकल्प क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं मनीष कुमार गुप्ता। आज कुछ अलग लेकर आया हूं, मुगल वंश के बारे में। अब ये मुगल वंश का सीरीज आपको डेली वीडियो अपलोड हो जाएगा, सीरीज बाय सीरीज। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में कि मुगल वंश कैसे भारत में स्टेबल होता है, कैसे इस वंश की स्थापना होती है भारत में। चलिए आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब पढ़ेंगे ऐसा कि समझ जा और इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सके। आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए परिचय से पहले कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। मुगल वंश, तो भारत में मुगल वंश का शुरुआत होता है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद, और 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक। और जो 1707 के बाद 1857 का जो समय रहता है उसको हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं, उत्तर मुगल काल के नाम से, जिसमें उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक थे आपका बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं इसको। आइए अब परिचय के बारे में देखते हैं। तो परिचय की बात की जाए तो यह तुर्की के चतगाई शाखा से थे, तुर्की के चतगाई शाखा। मुगल, तो मुगल का अर्थ होता है बहादुर, मुगल का अर्थ बहादुर होता है। मुगल के दो मतलब के सबसे मिलकर बना हुआ था, मंगोल प्लस तुर्क, मंगोल प्लस तुर्क। मंगोल का मतलब हुआ इसके जो पिताजी थे बाबर के वो मंगोल के थे, सॉरी माताजी जो थी वो मंगोल के थी और पिता इसके तुर्क के थे, इसलिए मंगोल प्लस तुर्क मिलके क्या बना, मुगल। और मुगल का अर्थ क्या होता है, बहादुर होता है। अब आइए यदि संस्थापक की बात की जाए, मुगल वंश के संस्थापक कौन हुए, तो वो है बाबर। बाबर है, बाबर का पूरा नाम क्या है, तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। तो इनके माता के नाम, इसके पिताजी जो थे उसके नाम उमर शेख मिर्जा और माता के नाम जो था फुतलुग निगार खानम। अब उमर शेख मिर्जा जो थे वो तैमूर के वंशज थे। किसके वंशज थे, तैमूर के वंशज थे। और जो इनकी जो माता थी वो मंगोल के वंशज थे, चंगेज खा से, चंगेज खा के परिवार से थे इनकी माता। अब आगे आते हैं इसके जन्म के पर। जन्म जो हुआ है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में हुआ था। तो अब ये दोस्तों देखिए 14 फरवरी बड़ा यूनिक डे इसका जन्म हुआ है। तो 14 फरवरी आप लोगों को बाबर का जन्म हमेशा याद रहेगा। वो कैसे, तब आप लोग समझ ही गए होंगे कि 14 फरवरी के क्या होता है। तो वैलेंटाइंस डे का समय रहता है 14 फरवरी को, और सभी लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं तुम लोग। चलिए आइए अब याद रखिएगा जन्म कब हुआ था, तो वैलेंटाइंस डे के दिन, और 1483 कहाँ हुआ था, फरगना में। तो इसके जन्म होने के कुछ ही समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 1494 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद मात्र जब वह 12 वर्ष की था तो वह फरगना के शासक बन गया। काफी ही कम आयु में उसे शासक बना दिया गया, राजा बना दिया गया। अब राजा बनने के बाद बहुत सारा उसको संघर्ष करना पड़ा, अपना परिवार को लेकर, जो उसको लोग जानते हैं वो सबको लेकर उसको संघर्ष करना पड़ा। तो आइए अब देखते हैं बाबर का प्रारंभिक संघर्ष, बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। आइए 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया परंतु असफल हो गया। 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल हो गया। तो उसके बाद फिर दूसरे बार 1497 में समरकंद को जीता, पर कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए जीते थे। चलिए तीसरे बार फिर से वह प्रयास करता है, 1501 में पुनः जीता, पर इस बार कितने माह के लिए जीता, तो 8 माह के लिए जीता, 8 माह के लिए जीता। और 1504 में अब वह पूरा पश्चिम में नहीं जाकर पूरब की ओर आया और काबुल और गजनी को जीता 1504 में। और उसके बाद 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो मुगल वंश का
कौन सा आपका राजा था जिसने पहली बार बादशाह की उपाधि धारण किया था? तो वो था आपका बाबर, 1507 ईस्वी में। अब आगे आते हैं, पांचवी बार समरकंद पर पुनः आक्रमण करता है, क्योंकि यह एक अपना निश्चित अपना सत्ता बैठाना चाहता था कि एक जगह मैं फिक्स हो जाऊं। चलिए, 1511 में उसने एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण किया और उसने 1512 में उसे खो दिया। इस बार भी आक्रमण किया, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जीता, लेकिन जीतने के बाद इसने एक वर्ष के लिए कब्जा किया, लेकिन एक वर्ष के बाद पुनः उसे खो बैठा। अब आइए, उसने प्रयास किया अपने क्षेत्र में जीतने के लिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिला। तो अब बाबर ने क्या किया कि भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया। यहां देखिए, मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद भारत की ओर बढ़ा। किधर बढ़ा? भारत की ओर बढ़ा। तो भारत की ओर बढ़ा, तो उसके बढ़ने का मूल कारण यह था कि यह अपना अस्थायी सत्ता को स्थापित करना चाहता था, जो कि काफी उसको भागदौड़ करना पड़ रहा था। तो अस्थायी सत्ता स्थापित करना पड़ता। आइए, तो बाबर का भारत पर आक्रमण, तो 1519 ईस्वी में सीमा क्षेत्र बाजार और भेरा को जीता और 1519 में पेशावर तक आ गया। और उसके बाद 1520 में अब इधर जब इसको जीत मिल रहा था तो इसको यह जो रास्ता है आसान लग रहा था, तो और आगे की ओर बढ़ रहा था। 1520 में देखिए, बाजार भेरा से पंजाब के सियालकोट तक जीत लिया। अब 1524 में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को क्या कर लिया? जीत लिया। तो इसे भारत की ओर जब बढ़ रहा था तो भारत का रास्ता इसको आसान लग रहा था। तब उसके बाद क्या होता है, बाबर के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो बाबर के समय राजनीतिक स्थिति क्या थी, जरा एक बिंदु उस पर डालते हैं। तो दिल्ली में आपका सल्तनत काल में आपका लोधी वंश का शासन चल रहा था, जिसके राजा कौन थे भाई? तो वो थे इब्राहिम लोधी। वहीं बात की जाए साउथ की ओर, तो आपका विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव का राज चल रहा था, और आपका इस्लाम में बात की जाए तो आपका बहमनी साम्राज्य का राज चल रहा था। अब आइए, कैसे ये भारत पहुंचा, थोड़ा सा उस पर भी एक डालते हैं नजर। अब देखिए, भारत में कैसे आया? तो सबसे पहले कुछ भारत के जो राजाओं थे वो चाहते थे कि लोधी जो है, इब्राहिम लोधी, वो दिल्ली छोड़ दे। तो उसके कारण आपको बाबर को आमंत्रित किया गया। सबसे पहले तो इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे वही आमंत्रित किए बाबर को कि आइए भारत। उसके बाद बात की जाए तो राणा संगा ने भी उसको क्या किया? आमंत्रित किया। और पंजाब के शासक दौलत खान ने भी उसको आमंत्रित किया था कि आइए आप यहाँ पे क्या कीजिए? दिल्ली पर राज कीजिए। इसने यह सोचकर बुलाया कि जिस तरीका से भारत पे गजनबी आया था और धान लूट के क्या किया था? चल गया था, तो ये भी आएगा और धान लूट के क्या हो जाएगा? चल जाएगा। लेकिन हुआ इसका अपोजिट, यह अस्थायी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। आइए देखते हैं। तो ये था भारत की राजनीतिक, जब बाबर भारत में आया था। आइए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 21 अप्रैल 1926 को होता है। 21 अप्रैल 1926 को बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया। अब देखिए यहाँ पर कैसे पराजित करता है। तो पराजित करने के लिए सबसे पहली बार भारत में उसने तोपखाना का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया, तोपखाना का प्रयोग किया। और कौन से युद्ध पद्धति को अपनाया? तो उसने तुगलमा युद्ध पद्धति को अपनाया। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में कौन सी नीति को अपनाया था? तो तुगलमा युद्ध नीति बोल सकते हैं या फिर तुगलमा युद्ध पद्धति बोल सकते हैं। और वो कहां से इसे सीखा था? तो उज्बेक से सीखा था। उज्बेक एक तरह का जाति था, वहीं से इसे ग्रहित किया था। आइए, और यदि बात की जाए तो पानीपत की लड़ाई में बाबर को जिताने में दो व्यक्तियों की आपका मुख्य भूमिका रही। वो कौन कौन भाई? तो उस्ताद अली कुली और एक और उस्ताद मुस्तफा। ये दोनों कौन थे? तो ये आपका उस्ताद अली कुली जो था वो तोप चलाने में क्या था? माहिर था।
तोप का संचालन उस्ताद अली कुली कर रहा था। वहीं पर बंदूकधारी, ये बंदूकधारी है, बंदूकधारियों का नेतृत्व उस्ताद मुस्तफा कर रहा था। और तोप इस तरीका से सजाया जा रहा था कि दुश्मन को एक ही बार में बहुत सारा नुकसान कर जाए। तोप सजाने में उस्मानी विधि का क्या किया, प्रयोग किया। अब चलिए और आगे आते हैं। अब क्या होता है कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध हो रहा था, उसमें सुबह में युद्ध समाप्त होता है और दोपहर होते होते युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है रणभूमि में। अब देखिए, ऐसा युद्ध पड़ती था कि आपका 1 लाख की सेना था, 1 लाख का सेना था किसका, ये इब्राहिम लोदी का सेना था। इस पर आपका भारी पड़ गया बाबर का सेना 12,000। 1 लाख सेना को हरा दिया कितना सेना, 12,000। इस तरीका का काफी महान योद्धा के रूप में जाना जाता है बाबर। चलिए अब आइए, युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। एक कलंदर का मतलब क्या होता है, दान देने की उपाधि। जब वो जीता तो वो क्या किया, तो अपने क्षेत्र में बहुत सारे शाहरुख चांदी के सिक्के चलवाया। शाहरुख का मतलब उस समय चांदी का सिक्का चलवाया। इससे लोगों ने उसे किसकी उपाधि दी, तो कलंदर की उपाधि दी। अब आगे आइए, इसके बाद क्या हुआ, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में ये कैसे हुआ, तो बाबर ने राजपूत राणा संगा को क्या किया, पराजित किया। अब राणा संगा के साथ युद्ध क्यों हुआ बाबू, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या हुआ कि जब पानीपत का युद्ध हो रहा था तो उसमें सपोर्ट बाबर को राणा संगा ने नहीं किया था। इसीलिए अब क्या चाहता था कि राणा संगा को भी क्या कर जाए, हराया जाए। इसने सोचा बाबर ने, यदि भारत में हमको लंबे समय तक शासन चलाना है तो राणा संगा को क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। क्योंकि राणा संगा जो थे एक मतलब कि महान योद्धा के रूप में जाने जाते थे और इसने अपने जीवन काल में लगभग 100 लड़ाइयां लड़ी थी, इसीलिए उसे महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। अब आइए, तब इससे लड़ने के लिए कोई इसके पास रास्ता नहीं था कि किस तरह से इसके साथ युद्ध किया जाए, तो उसने जिहाद का बहाना बनाया, जिहाद का। अब ये जिहाद क्या होता है, तो जिहाद हुआ इस्लाम के रक्षा के लिए धर्म का युद्ध बना दिया इसको, धर्म का युद्ध। धर्म के युद्ध के लेकर इससे क्या किया, आपका युद्ध किया, जिहाद। अब इसने मतलब कि अब जीत गया था, तो जीतने के बाद अब भाषण दिया, मतलब कि सभा बुलाया। उस सभा में बोला कि दारू पीना, जुआ खेलना, भांग खाना ये सभी गलत है। इससे लगा कि यह बहुत बढ़िया राजा आया है और अपने धर्म को लेकर इससे क्या लिया, लड़ाई किया। चलिए, तो लड़ाई करने के बाद खानवा के युद्ध में भी राणा संगा की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है और बाबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। तो इससे इसका मनोबल और बढ़ गया कि मैंने 2 लड़ाइयां लड़ा भारत में और दोनों क्या हो गया, जीत गया। उसके बाद और आगे आइए, युद्ध के पश्चात गाजी काफिरों को उपाधि दिया गया। इसे युद्ध के पश्चात गाजी काफिरों को उपाधि दिया गया, मतलब कि दुश्मन को मारने वाला। चलिए, तो ये था आपका खानवा का युद्ध। अब आइए आते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। अब एक किसके साथ होता है, तो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था चंदेरी, इसीलिए आपका ये लड़ाई हुआ था। व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र दोनों था। युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदिनी राय को पराजित किया। अब ये मेदिनी राय कौन था, जरा सा समझिए। ये मेदिनी राय राणा संगा के सरदार थे, ठीक है। इसमें तो चंदेरी के युद्ध में बाबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है और मेदिनी राय की हार हो जाती है। और मेदिनी राय के 2 पुत्री थी और उन दोनों पुत्रियों के अपने पुत्र बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं और कमरान को भेंट में दिया, हुमायूं और कमरान को भेंट में दिया। इस युद्ध में भी उसने जिहाद का नारा दिया कि रक्षा और धर्म के लिए युद्ध था। चलिए, अब उसके बाद आते हैं आपका बाबर का जीवन का अंतिम युद्ध था। क्या था भाई, तो घाघरा का युद्ध। ये कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, घग्गर नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको घाघरा का युद्ध बोला जाता है। ये कब हुआ, तो 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में। अब ये देखिए, बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोदी, अब महमूद लोदी कौन था,
तो इब्राहिम लोदी का क्या था, भाई था, और वहां से भागकर बिहार की तरफ वो अपना सत्ता चला रहा था। तो यहां तक पहुंचा और महमूद लोदी को भी क्या कर दिया, घाघरा के युद्ध में पराजित किया। और कहा जाता है कि बाबर का यह क्या था बाबू, अंतिम युद्ध था। अंतिम क्या था, युद्ध था। अब आगे आइए, अब किस तरीका से इसको याद रखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में। उसके बाद खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1529 में। तो बहुत सारे लोग इसको इस तरीका से भी याद करते हैं कि बाबर आया, पानी पिया 1526 में, खाना खाया 1527 में, चाय पिया 1528 में चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद कहा गया, तो घर गया का मतलब घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, तो बाबर आया, ठीक है, आकर क्या किया, पानी पिया। कब पिया पानी, तो 1526 में। उसके बाद पानी पी के क्या हुआ, खाना खाया। खाना खाया कब, 1527 में। ठीक है, और उसके बाद खाना के बाद क्या हुआ, चाय पिया। कब, 1528 में। तो चंदेरी का युद्ध इसका नाम दिया गया। और उसके बाद खाना खा के कहा गया, घर गया। कब, घाघरा का युद्ध। ठीक है, 1529 ईस्वी में। अब आइए, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। अब इस डेट को लेकर बहुत सारे इतिहासकार में अभी कंफ्यूजन है, और किस तरीका से इसकी मृत्यु हुई यह गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह जो है गांजा और अफीम और शराब पीने लगा, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई, बीमारी के कारण। कुछ लोग बोलते हैं कि इब्राहिम लोदी की माँ के हाथ से खीर खाया था, और इब्राहिम लोदी की माँ ने उस खीर में जहर मिला दी थी। ठीक है, तो वह जो है जहर शरीर में धीरे धीरे फैल गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। चलिए, तो ये जो था, अलग अलग इतिहास का अलग अलग बात बताते हैं, लेकिन मृत्यु हो गई थी। अब उसके शव को क्या हुआ, तो उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में तथा बाद में उसे काबुल में दफनाया गया, क्योंकि वह अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिख चुके थे कि हम मरेंगे तो मेरी शव को कहाँ दफनाना, तो काबुल में दफनाना। ठीक है, तो पहले उसके शव को आगरा के आराम बाग में तथा बाद में काबुल में दफना दिया गया। चलिए, उसके बाद कुछ रचना भी की है उसने। तो बाबर ने तुलुक बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से जानते हैं, अपनी आत्मकथा खुद लिख के गए थे। तो बाबरनामा की रचना किसने किया, तो बाबर ने किया। उसके बाद रिसाल ए उसद, इसको जाना जाता है खत ए बाबरी के नाम से, इसकी भी रचना कौन किए, तो बाबर ने किए। उसके बाद है मुबैयान नामक पद शैली का भी निर्माण कौन किए, बाबर किए। तो ये था आपका बाबर किस तरीका से भारत में आया और किस तरीका से यहाँ पे सत्ता को क्या किया, स्थापित किया, और मुगल वंश की क्या किए, स्थापना किया। और काफी लंबा चला, 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको मुगल वंश के बारे में कैसे स्थापित हुआ भारत में समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक हमको पढ़ाने या पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इसमें यहीं तक रुकेंगे। और एक और बात बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में आकर क्लास कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस में मैं क्लास करवाता हूं, जिसका टाइम रहता है दोपहर में 2 से लेके 4 बजे के बीच। इसका फी कितना रहता है मैं बता दूं कि मात्र 200 रुपए प्रति मंथ में मैं मैथ, रीजनिंग और जीके के क्लास करवाता हूं, 200 रुपया में तीनों सब्जेक्ट। तो मेरे इंस्टीट्यूट में आइए। मेरा एड्रेस है आपका संकल्प क्लासेज। ये कहाँ पड़ता है, तो दानापुर के खौवल में पड़ता है, जगत नारायण कॉलेज वाला रोड में। ठीक है, जो व्यक्ति इच्छुक है आप कॉन्टेक्ट मुझसे कर सकते हैं। आज के लिए कैसा वीडियो लगा तो आप बताइएगा, और मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए।